बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th है और सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी, जिसे आप समाजशास्त्र भी कह सकते हैं। तो अभी रिसेंटली आपका जो टर्म टू एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित जो आपकी किताब है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, यानी कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस बुक से आपके टर्म टू के एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है, आपको पता है कि टर्म टू के एग्जाम में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो 5 चैप्टर से टॉप 10 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे विद आंसर के साथ में। और स्पेशल बात क्या है, वो ये है कि मैं आपको हिंदी में सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए आपको किस तरीके से लिखना होगा क्वेश्चन का आंसर, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के छात्र इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो 2 मार्क्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, ये आपकी 4 मार्क्स की है। सबसे पहला प्रश्न देखो यहाँ पे है हमारा। देखो वैसे तो ये प्रश्न आपका 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में भी। तो मैं आपको इसका आंसर इस तरीके से बताऊंगा कि अगर 2 में भी आ जाए तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 में आ गया तो भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो, पूंजीवादी की जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, इसकी आपको विवेचना करनी है। यानी कि आपको यहाँ पे सिंपल सा जो पूंजीवाद होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे इस तरीके से। पूंजीवाद जो है वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर स्वामित्व जो है वो कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो उसका स्वामित्व होता है, जो मालिकाना हक होता है, वो कुछ लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा होता है, यानी कि एक तरीके से लाभ प्राप्त करने पर इस पे बल दिया जाता है। ठीक है, पूंजीवाद का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, अधिक से अधिक उद्योगों को लगाना, नई जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करना और उत्पादन को बढ़ावा देना। ये चीज समझ गए। पूंजीवाद की वजह से जो बाजार होता है उसको एक विस्तृत भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण का मतलब हो गया कि इसको एक प्रतियोगिता मिलती है। ठीक है, जब से प्रतियोगिता मिलती है तो सिंपल सी बात है कि जो कंपनियां होंगी वो बहुत सारी आएंगी, रोजगार भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेंगी, तो इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होती है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत में पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ, और इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर भी पड़ा था। यानी कि जब से पूंजीवाद आया था, इसकी वजह से उपनिवेशवाद जो था वो और अधिक बढ़ गया था। इसी की वजह से जब से जैसे जैसे उपनिवेश बढ़ता गया पूंजीवाद की वजह से, तो भारत की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जो राजनीतिक संरचना थी वो काफी, उस पर गलत प्रभाव पड़ा था। आपको पता है कि अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशों ने हम पर कैसे शासन किया था। बात को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब उसे एक तरीके से पत्थर की चिड़िया कहा जाने लगा, क्योंकि वो सारा सोना लूट के लेके, ऐसी चीजें कही जाती हैं। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यदि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन जाती है, यानी कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था किसी देश को एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में बना देती है, तो ये एक सिंपल सी बात हो जाती है कि वो जो राष्ट्र है, वो जो राज्य है, वो जो देश है, वो भी एक सशक्त और एक ताकतवर राजनीतिक रूप ले सकता है। ठीक है, जैसे कि आज एक अमेरिका है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। अब देखो इसको इंग्लिश में जिन बच्चों को समझना है तो इंग्लिश में है डिस्कस डिस्कस कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इसे यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इसे जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। सिंपल सा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला है ठेकेदारी व्यवस्था पर किन्हीं 4 तर्कों के साथ टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो ठेकेदारी व्यवस्था होती है इसको आपको समझाना है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर ये एक उद्योग है। तो यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होंगे उनको किसके द्वारा लाया जाता होगा, ठेकेदारों के द्वारा। तो ठेकेदारी व्यवस्था का उपयोग जो है वो निर्माण स्थल, यानी कि जहाँ पे घर वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर ईंट एवं भट्टों पर काम करने के लिए जो श्रमिक होते हैं उनकी भर्ती का उपयोग करने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था को बनाया गया था। ये क्या करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम्हें काम चाहिए? अगर वो कहते हैं कि हाँ, हमें काम चाहिए, तो ठेकेदार क्या कहते हैं, उन्हें थोड़े पैसे दे देते हैं, जिसे वो अग्रिम वेतन मान लेते हैं। अग्रिम वेतन का मतलब क्या हो गया कि जब तक जो पैसे जमींदार ने लेबर को दिए हैं, जो व्यक्ति को दिए, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे, वो बिना किसी मजदूरी के काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अग्रिम वेतन मिल चुका है, सिंपल सा है। इस व्यवस्था से जो पहले खेतिहर मजदूर थे उनको जमींदारों ने कर्ज से बांध दिया था। यानी कि इस व्यवस्था से सबसे पहले तो क्या हुआ, जो खेतिहर मजदूर हुआ करते थे उससे क्या हुआ कि जो जमींदार थे उन्होंने इसको अपने इस ऋण की वजह से बांध लिया था। यानी कि तरीके से अपने पास बंधुआ मजदूरी तरह काम करवाते थे। ये क्या थे कि वे अनुबंध तोड़ सकते थे और चाहे तो अपना एक नियोक्ता भी ढूंढ सकते थे।
और कई बार तो क्या होता था कि कभी-कभी जो पूरा का पूरा परिवार है, वो इस ठेकेदारी व्यवस्था की वजह से क्या करते थे, काम करने जाते थे। कई बार बच्चे, माता-पिता, पूरा का पूरा परिवार भी काम पे जाया करता। ठीक है? तो ठेकेदारी व्यवस्था के 4 तर्कों के साथ यहाँ पे टिप्पणी कीजिए, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं इज़िली इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, ठीक है? कमेंट ऑन द कॉन्ट्रास्ट सिस्टम विद एनी 4 आर्गुमेंट्स। तो कौन से वो 4 आर्गुमेंट्स हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान कृषि तथा अन्य जो देखो, जो किसान होते हैं, वो कृषि और अन्य असफलताओं की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है? कारणों की पहचान करें और उन्हें लिखें, यानी कि हमें ऐसे कारण बताने हैं जिसकी वजह से किसान जो है, वो कृषि और अन्य असफलताओं की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, वो कौन से कारण हैं? तो देखो, आत्महत्या करने वाले किसान जो है, वो कौन से होते हैं? सीमांत किसान, यानी कि जो गरीब किसान होते हैं। और ये कौन से किसान थे? जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो इस प्रयास में असफल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई, यानी कि कृषि जो रियायत थी उसमें काफ़ी कमी होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उत्पादन जो लागत थी वो और अधिक बढ़ने लगी थी। बाज़ार जो था वो स्थिर नहीं था, यानी कि इन्हें बाज़ार में अपनी फसल बेचने के लिए बाज़ार नहीं मिलता था, कीमतें बहुत अधिक हो जाती थी, ठीक है? जिससे अपनी ये फसल नहीं बेच पाते थे। बहुत से किसान जो थे, वो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महँगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार भी ले लेते हैं। यानी कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत महँगे-महँगे कीटनाशक, उर्वरक इनको खरीदते थे और जिसकी वजह से अत्यधिक उधार हो जाता था। और जब ये अत्यधिक उधार हो जाता था, यानी कि अत्यधिक ऋण हो जाता था, अगर वो लगता था कि वो नहीं चुका पाएँगे, तो वो आत्महत्या कर लेते। ये इनको बहुत ही सिंपल सा तरीका लगता था, जो कि गलत है। उसके बाद खेती नहीं होती थी कई किसानों के पास, और कुछ मामलों में क्या होता था कि बाजार मूल्य के अभाव के कारण, यानी कि बाजार में अगर मान लीजिए जो फसल हुई है, फसल की लागत हुई है टोटल ₹10,000, अगर बाजार में वही उस फसल की उतनी ही कीमत अगर ₹5,000 है, तो क्या फ़ायदा है हमें फिर फसल करने का? तो ये तो उसकी लागत भी यहाँ पे पूरी निकल ली, यानी कि वो तो घाटे में जा रहा है। तो मूल्य के अभाव के कारण जो था, वो किसान कर्ज़ का बोझ उठाने लगा था, और इसी वजह से जो किसान थे, वो कर्ज़ के बोझ को उतार नहीं पा रहे थे और आत्महत्याएँ कर रहे थे। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया जो किसान थे वो कृषि में और अन्य असफलताओं की वजह से आत्महत्या क्यों कर रहे थे। अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना है, तो इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं कि फार्मर्स वर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर फेलियर्स, आइडेंटिफाई द रीजंस एंड राइट देम डाउन। तो कौन-कौन से रीजंस थे, वो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद जो एक नया किसान आंदोलन था, ठीक है? और एक कामगारों का जो आंदोलन था उसका वर्णन करें। यानी कि जब स्वतंत्रता आई, तो उसके पश्चात जो नए किसान आंदोलन थे वो क्या थे? और साथ ही साथ एक और है कामगारों का आंदोलन, इसे वर्णन करना है। तो 2-2 मार्क्स में अलग-अलग से पूछा जा सकता है। देखो, 1970 में पंजाब और तमिलनाडु में नया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये कैसे आंदोलन थे? ये दल रहित थे, यानी कि इनका कोई राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि ये एक क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे। इन आंदोलनों में जो कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे, ये राज्य विरोधी व नगर विरोधी थे। यानी कि ये जो आंदोलन थे, इसमें बहुत सारे किसान जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये लोग किसान क्या करते थे, राज्य सरकार का नगर के बड़े-बड़े भूस्वामी थे, उनके प्रति ये विरोध कर रहे थे। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि लाभप्रद की जो कीमतें हैं, कृषि निवेश की जो कीमतें हैं, जो टैक्स है, जो उधार की वापसी है, उसकी ये लोग माँग कर रहे थे। ठीक है? साथ ही साथ ये कह रहे थे कि सड़क व जो रेल मार्ग हैं, उन्हें बंद किया गया था, तो उन्हें जो खोला जाए, और जो महिला मुद्दे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये थे नए किसान आंदोलन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है? पंजाब तमिलनाडु में प्रारंभ हुए, दल रहे थे, क्षेत्रीय आधार संगठन था इनका, अत्यधिक किसान जुड़े हुए थे, राज्य विरोधी, नगर विरोधी थे, लाभ की कीमतों की बात करते थे, कृषि निवेश की जो कीमतें हैं उनको बढ़ाने की बात करते थे, टैक्स को कम करने की, उधार को कम करने की बात करते थे, सड़क रेल मार्ग जो बंद किए गए थे उनको खोलने की बात करते थे, साथ ही साथ महिला मुद्दे जो है उनको इसमें शामिल किया जाता था। तो सिंपल सा आप इस तरीके से याद कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे दूसरा आंदोलन किस तरीके का है, कामगारों का आंदोलन। अब ये आंदोलन कैसा था? तो 1860 में कारखानों में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। ठीक है? कामगार यानी कि फैक्ट्री से संबंधित होगा, तो कारखानों में यानी कि उद्योगों में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। कच्चा माल जो था वो भारत से लेकर इंग्लैंड में निर्माण किया जाता है, यानी कि भारत से ले जाकर कहाँ पे निर्माण किया जाता था? इंग्लैंड में। बाद में ऐसे ही कारखाने जो थे वो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता यहाँ पर स्थापित किए जाने लगे। तो जो काम करने वाले व्यक्ति थे, यानी कि मज़दूर थे, वो अपनी कार्य दशाओं के लिए विरोध करने लगे, यानी कि उन्हें अत्यधिक काम करवाया जाता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, कम पैसे दिए जाते थे।
ठीक है? तो इन अपनी जो दुर्दशाएँ थी उनकी वजह से इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और सर्वप्रथम 1918 में एक जो मजदूर संघ होता है इसकी स्थापना हुई थी और 1920 में एटक की स्थापना हुई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है? इसे आप याद मत रखिएगा। तो 1918 में क्या हुआ कि एक मजदूर संघ की स्थापना हुई, 1920 में क्या हुआ एटक की स्थापना हुई जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या कहा गया कि कार्य के जो घंटे हैं उनकी अवधि को घटाकर 10 घंटे किया गया। साथ ही साथ फिर 1926 में इसी मजदूर संघ अधिनियम ने क्या किया, मजदूर संघ जो थे उनके पंजीकरण के प्रावधान किया और कुछ अहम नियम बनाए जिससे मजदूरों को राहत पहुंची। तो बेसिकली कौन-कौन से कारखाने खोले गए थे, ठीक है? कहाँ ले गए थे और किस तरीके से जो मजदूर संघ थी इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको समझा देना है। तो नया किसान आंदोलन और कामगारों का आंदोलन इस तरीके से आप बता देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इंग्लिश में देखेंगे तो न्यू पीजेंट मूवमेंट क्या था, उसके बाद वर्कर्स मूवमेंट क्या था, इन सभी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ईज़िली तरीके से। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे पश्चिमीकरण के बारे में अपने विचार लिखिए। यानी कि पश्चिमीकरण जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं या फिर आपने जो किताब में पढ़ा है उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी जो नॉलेज है वो लिखनी है। तो देखो, ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 150 वर्षों में जो प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य परिवर्तन जो थे जिनको पश्चिमीकरण का नाम दिया गया था उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। यानी कि जो प्रौद्योगिकी में, संस्थाओं में, विचारधाराओं में, मूल्य परिवर्तनों में जो परिवर्तन आए थे उसी को पश्चिमीकरण का नाम दिया जाता है। कब? ब्रिटिश शासन के 150 साल के दौरान। पश्चिमीकरण का भारतीय लोगों की जीवन शैली पर एवं चिंतन के अलावा, देखो सिंपल सा क्या है कि पश्चिमीकरण का भारतीय लोगों की जीवन शैली पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। जैसे कि यहाँ पे कपड़ा, भोजन, ठीक है, साथ ही साथ भाषा और कला, साहित्य, इन सभी पर पश्चिमी संस्कृति का असर देखने को मिलता है। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे। यानी कि बहुत सारे लोगों ने नहीं अपनाया था लेकिन कुछ लोगों ने अपनाया हुआ था। इसके अलावा अन्य पश्चिमी संस्कृति जो थी वो नए तत्वों जैसे कि पोशाक, खाद्य पदार्थ, आम लोगों की आदतें, तौर तरीके, इन सभी में पश्चिमीकरण ने परिवर्तन लाया था। क्योंकि लोग जो विदेशी पोशाकें थी उनको पहन रहे थे, विदेशी खाद्य पदार्थों को खा रहे थे और जो विदेशी लोग होते उनकी आदतों को, तौर तरीकों को अपना रहे थे। एक मध्यम वर्ग जो था वो एक बड़े हिस्से में परिवर्तन में, यानी कि जब एक मध्यम वर्ग जो था एक बड़े हिस्से के परिवारों में क्या होता था, जो बड़े परिवार हुआ करते थे उनमें टेलीविजन, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज मौजूद होना एक आवश्यक आम बात है। यानी कि ये सभी क्या है, ये एक पश्चिमीकरण के परिवार का उदाहरण है कि उसमें टेलीविजन होगा, फ्रिज होगा, सोफा सेट होगा, खाने की मेज, ये सभी होंगे। एक व्यक्ति हैं श्रीनिवासन, इन्होंने कहा था कि निम्न जाति के जो लोग हैं वो संस्कृतिकरण जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृति को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को अपनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि पश्चिमीकरण के बारे में हमारे क्या विचार है और भारत को इसने किस तरीके से यहाँ पे प्रभावित किया है। ठीक है बच्चों, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब चलो इसे इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश में आएगा राइट थॉट्स अबाउट वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के संबंध में आपके क्या थॉट्स हैं वो हमें यहाँ पे समझाइए। तो देखिए सभी पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सभी को आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। गाइस अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव में आप मुझे बता सकते हैं यस सर हमको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यस सर आपने जो भी हमको समझाया है वो अभी तक हमें सारा समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार किस प्रकार लागू हुआ। देखो दो क्वेश्चन होंगे, एक होगा कि भूमि सुधार किस प्रकार से लागू किया गया और एक होगा कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार। तो जब स्वतंत्र भारत की बात आएगी तो इसमें आप स्वतंत्रता के पश्चात की बातें लिखेंगे। जैसे कि स्वतंत्र भारत में नेहरू और उनके जो नीति सलाहकार थे उन्होंने 1950 से लेकर 1970 तक भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला शुरुआत की। बेसिकली वैसे ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई विशेष परिवर्तन किए गए। कौन कौन से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया लेकिन ये कुछ ही क्षेत्रों तक संभव हो पाया था। पट्टेदारी व्यवस्था जो थी उसको खत्म कर दिया गया। अब पट्टेदारी व्यवस्था क्या होती है कि जो किसान किसी भूमि को किराए पर लेकर खेती करता है उसी को काश्तकार, पट्टेदार या फिर जोतदार कहते थे। तो इस व्यवस्था को भी खत्म किया गया था लेकिन ये केवल कहाँ तक रही थी,
बंगाल और केरल तक। राज्यों के द्वारा कई भूमि संबंधी नियम और भी निकाले गए, लेकिन लोग जो थे वो इससे बचाव के रास्ते और विधियां निकाल लेते थे। इससे यह भी आधा अधूरा ही रह गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें आपको 3 ही पॉइंट मिले हैं। कौन सा? जमींदारी व्यवस्था खत्म करना, पट्टेदारी व्यवस्था खत्म करना और भूमि संबंधी जो नियम बनाए थे उसको बचाने के लिए जो तरीके निकाले लोगों ने वो। बस आपको ये 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद आता है हाउ लैंड रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन दी इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म्स है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो आपको समझाना है। तो सभी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं सारे आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा नाइट आउट से आप क्या समझते हैं? आईटी क्षेत्र में समय चाकरी के सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले समझो नाइट आउट क्या होता है। तो देखो, सॉफ्टवेयर आईटी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? शिक्षित होते हैं। उनका कार्य जो है वो टाइलिज्म लेबर प्रक्रिया के अनुरूप होता है। अब ये प्रक्रिया क्या है, जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो आईटी क्षेत्र में समय की चाकरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि औसतन एक व्यक्ति जो है वो 10 से 12 घंटों का कार्य दिवस होता है उसका। रात भर कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी भी असामान्य बात नहीं है जिसे नाइट आउट कहते हैं। यानी कि नाइट आउट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति जो किसी ऑफिस किसी कंपनी में नाइट में काम करता है उसे हम नाइट आउट कर देते हैं, जिसमें वो व्यक्ति 10 से 12 घंटों तक काम करता है, इसमें आईटी क्षेत्र में। ठीक है, जब उनकी परियोजनाओं की अंतिम सीमा आ जाती है, यानी कि क्या होता है नाइट आउट में? नाइट आउट का काम तभी किया जाता है जब उन्हें कोई अधिक काम जो है वो मतलब कि उनका काम जो है वो थोड़ा-सा ज़रूरी होता है। लंबे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है। यानी कि जो उद्योग होता है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे अधिक जो मालिक होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में ये जो बंदा है वो हमेशा काम ही करता रहे। तो क्या होता है वहाँ पे जो लंबे मतलब कि कार्य के घंटे होते हैं वो काफ़ी अधिक बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है। उसके बाद तकरीबन 1-8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुँचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटों और दिनों तक काम करना पड़ता है। यानी कि देखो क्या होता है कि मान लीजिए एक एक व्यक्ति जो है वो 8 घंटे काम करता है, ठीक है? लेकिन उसका काम जो है वो अभी और भी बचा हुआ है, तो उसको खत्म करने के लिए उसे 8 की जगह 10 घंटे काम करवाया जाता है और हफ्ते में 6 दिन की जगह 7 दिन यानी कि संडे को भी काम करवाया जाता है। ऑफिस में ये लोग जो है वो देर तक रुकते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण होता है या फिर अपने अधिकारी को दिखाना चाहते हैं कि वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर पति पत्नी दोनों ही आईटी क्षेत्र में काम करते हैं तो वे अपने बच्चों को शिशु गृह में उन्हें रखना पड़ता है। यहाँ पे संयुक्त परिवार जो माना जाता था कि औद्योगिकरण के साथ गायब हो गया था, लगता है कि बच्चों की मदद के लिए दादा-दादी के रूप में फिर से उभरा है। यानी कि आईआईटी में काम करने वाले जो लोग हैं, आईआईटी नहीं सॉरी आईटी क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उन पे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हुए हैं। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया नाइट आउट क्या होता है और आईटी क्षेत्र में समय चाकरी के सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। अब इसी को आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाइट आउट? व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ समय चाकरी, यानी कि टाइम चाकरी के इस तरीके से ये कह सकते हैं इन दी आईटी सेक्टर है। तो क्या है वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि टाइम चाकरी होती क्या है। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे जो सामाजिक परिणाम है उसके बारे में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे है कि जाति आधारित किन्हीं 2 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, यानी कि जाति पर आधारित ऐसे कोई 2 आंदोलन आपको समझाने हैं। तो कौन-कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले देखो हमने लिया यहाँ पर दलित आंदोलन। दलित आंदोलन ये शब्द किससे संबंधित है? देखो दलित उन लोगों को कहा जाता था उस समय जो मराठी, हिंदी, गुजराती यानी कि भाषाओं के आधार पर अल्पसंख्यक थे, उनको दलित कहा जाता था। अब ये दलित जो थे वो समानता अपने आप को समानता का अधिकार पाने के लिए, अपने आत्मसम्मान में वृद्धि करने के लिए और अस्पृश्यता यानी कि छुआ-छूत का उन्मूलन करने के लिए संघर्ष किया करते थे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश जो था, यहाँ पे चमारों का सतनामी आंदोलन चल रहा था जो कि दलित आंदोलन था। महाराष्ट्र में महादलित आंदोलन था। दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी दलित आंदोलन था। तो ये क्या है, ये कुछ आंदोलन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है उच्च जाति का आंदोलन। उच्च जाति के आंदोलन कैसे होते थे? ये जितने भी दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग होते थे, जब देखा गया कि इनको विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उच्च जाति के लोगों को लगा कि हमारे साथ ही तो भेदभाव है। तो इसी बात को लेकर कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये भी आंदोलन कर देते थे। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया दलित आंदोलन और उच्च जाति के आंदोलन क्या होते हैं।
अब इसमें देखो एक आएगा निम्न जाति के आंदोलन या फिर कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग का जो आंदोलन है। ये क्या होते हैं? पिछड़े वर्ग या फिर जातियाँ जो होती हैं, वो अपने आप को एक राजनीतिक इकाई के रूप में उदय करना चाहते थे। ठीक है? जैसा कि औपनिवेशिक काल में हुआ भी था। सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए जाति में रहते थे और आधुनिक काल में जाति जो है वो अपने कर्मकांडों की विषय वस्तु यानी कि जो जाति होती है वो पहले किससे संबंधित होती है? धर्म और कर्मकांड से। लेकिन अब जो है वो इन सभी को छोड़ते हुए एक राजनीतिक गतिशीलता के रूप में आगे बढ़ रही है। तो पिछड़े वर्ग के लोग के जो आंदोलन है वो इस तरीके से संबंधित थे कि वो अपने आप को राजनीतिक रूप देने के लिए, ठीक है? राजनीतिक रूप देने के लिए क्या करते थे कि अपने अपने आप को राजनीतिक बनाया करते थे इस तरीके से। तो आप लिख देंगे दलित आंदोलन, उच्च जाति का आंदोलन और पिछड़े वर्ग का आंदोलन। अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब एनी टू मूवमेंट्स बेस्ड ऑन कास्ट। तो कास्ट बेस्ड कौन कौन से टू मूवमेंट्स हैं? दलित मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ अपर क्लास कास्ट है, उसके बाद बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है, इस तरीके से। अब आ जाता है हमारे यहाँ पे आगे क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में अपने तर्क लिखो। देखो आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में तर्क लिखना। तो देखो ये दोनों ही जो है वो धनात्मक और अच्छे मूल्यों की ओर संकेत करने हैं। ठीक है? आधुनिकीकरण का आशय जो है वो प्रौद्योगिकीकरण और उत्पादन की प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार थे। देखो आधुनिकीकरण का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी और उत्पादन जो प्रक्रिया है उसमें सुधार, अर्थात विकास का वो तरीका जिसमें पश्चिमी यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका ने अपनाया था। आधुनिकीकरण के समक्ष संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर हो जाता है, यानी कि जो एक स्थानीय दृष्टिकोण होता है वो नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ पे एक जो देशीय दृष्टिकोण होता है उसको यहाँ पे मत मिलता है। साथ ही साथ इसमें उपयोगिता, गणना, विज्ञान का साहित्य भावुकता और धार्मिक पवित्रता अवैज्ञानिक तत्व के स्थान पर महत्व दिया जाता है। यानी कि धार्मिक पवित्रता अवैज्ञानिक तथ्यों के स्थान पर विज्ञान, गणना, इन सभी को यहाँ पे अत्यधिक उपयोग माना जाता है। इसके मूल्यों के मुताबिक एक समूह, एक संगठन का चयन जो है वो किसी जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसकी इच्छा और साथ ही साथ उसका जो कार्य कौशल होता है इसके आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण की। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धर्म का जो प्रभाव है वो कम हो रहा हो। ठीक है? धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें धर्म का प्रभाव कम हो रहा हो। आधुनिक जो समाज है उसमें ज्यादा ही धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है, यानी कि आधुनिक समाज की हम बात करें तो धर्म का प्रभाव एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही कम होता चला जा रहा है। जैसे लोग जो है वो अब किसी के साथ में धर्म, लिंग, वर्ग, जाति आदि के आधार पर अब मतभेद नहीं करते हैं। ठीक है? लेकिन हाँ, जब वो अपनी एक जाति में उलझ जाते हैं तो हाँ कुछ जो मुद्दे हैं संघर्ष वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर देखा गया कि अब जो भेदभाव यहाँ पे नहीं देखा जाता है। ठीक है? तो आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में क्या विचार हो सकते हैं हमारे, वो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है? अब चलो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आप किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। तो राइट और आर्गुमेंट्स अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन इसके बारे में। तो देखो मॉडर्नाइजेशन से संबंधित आपके ये चार चार पॉइंट हैं, सेकुलराइजेशन से संबंधित ये आपके 3 पॉइंट। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला यहाँ पे दिया हुआ है औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार के परिणामों की समीक्षा कीजिए। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जो स्वतंत्र भारत में, इसमें भूमि सुधार किस प्रकार लागू किया गया, तो ये आएगा आपका 2 मार्क्स का। ठीक है? लेकिन जब बात आएगी यहाँ पे कि औपनिवेशिक काल की, तब ये आएगा आपका 4 मार्क्स का, याद रखिएगा। ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो जो भूमि सुधार किए गए थे इनके कुछ उद्देश्य थे। अब इन उद्देश्यों को आप चाहें तो अलग से 3 पॉइंट बना सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट लिख देंगे कि जो पहले की कृषि संरचना थी उसमें जो बाधाएं थी उसको दूर किया गया इन औपनिवेशिक काल में भूमि सुधारों की वजह से। दूसरा, जो शोषण और सामाजिक असमानता फैली हुई थी उसको दूर किया गया। तीसरा, समाज के सभी वर्गों में स्थिति और अवसरों की समानता को सुनिश्चित किया गया सभी लोगों के लिए। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे उद्देश्य के बारे में। अब देखो कौन कौन से कदम उठाए गए। तो सबसे पहला है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में क्या लिख देंगे कि जमींदार जो था वो भूमि का स्वामी माना जाता था और सरकार को जमींदार के माध्यम से भूमि का कर दिया जाता था। यानी कि सरकार जो है उसको कर कौन देते थे? जमींदार। और जमींदार को कर कौन देते थे? जो किसान हुआ करते थे वो देते थे। यानी कि इसमें किसान सीधा सरकार से संबंधित नहीं था। ये थी जमींदारी व्यवस्था। फिर इन्होंने लागू की रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब यहाँ पे संबंध है हमारा कृषक थे।
तो भूमि का जो कर था वो कृषक के द्वारा सीधा सरकार को जाता था और इस व्यवस्था में जमींदारी को बीच में से हटा दिया गया था। यानी कि अब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें क्या था कि कृषक सीधा सरकार को कर देता था, जमींदार का इसमें कोई मतलब नहीं था। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखो, यहाँ पे पूछा गया औपनिवेशिक काल में, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्वतंत्र भारत में सुधार, तो ये आपका इसमें आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, जब पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कैसे लागू हुए तब लिखेंगे, या फिर अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भूमि सुधारों के परिणामों की समीक्षा कीजिए या फिर भूमि सुधार लागू कैसे की गई, तब आप औपनिवेशिक काल के और स्वतंत्र भारत के दोनों के ही लिख देंगे। लेकिन जब आपसे कोई एक पूछा जाएगा तो आप किसी एक के बारे में ही लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे वो इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में, जमींदारी सिस्टम के बारे में, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, और ये जो है आखिरी वाला पॉइंट लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये तभी लिखेंगे जब इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो लोग थे उन्हें काम किस तरीके से मिलता था, टिप्पणी की, यानी कि लोग किस तरह से काम पाते थे, इसको आपको टिप्पणी करना। तो देखो अधिकतर जो लोग थे वो कैसे काम करते थे, एक किसी निजी संपर्क या फिर किसी ठेकेदार के संबंध में। ठीक है, और जो कुछ लोग थे जो कि विज्ञापन के द्वारा काम उन्हें मिलता था। एक फैक्ट्री के कामगार जो थे उनको रोजगार देने का तरीका थोड़ा अलग था। कैसा तरीका था कि कामगार जो थे वो ठेकेदार से रोजगार प्राप्त करते थे, यानी कि एक फैक्ट्री के जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, वो किससे रोजगार मिलता था उन्हें, ठेकेदारों से। ठेकेदार क्या करते थे, ये गांव-गांव जाते थे, वहाँ काम चाहने वाले लोगों से इसके बारे में पूछते थे, वे उन्हें कुछ पैसा भी उधार देते थे, जिसे अग्रिम दिहाड़ी माना जाता था। जब तक ये उधार नहीं चुका जाता था, वह बिना पैसे के काम करते रहते थे। और कुछ कामगार जो, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपको कि पैसा कैसे दिया जाता था और किस तरीके से मिलता था। उसके बाद कुछ जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे कि जब जब कभी वो अपने काम पे नहीं जा पाते थे, तो वे अपने बच्चों को काम पे लगा दिया करते थे। ठीक है, और बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी होती थी कि अगर जो कर्मचारी है वो भी नहीं आ पाया, बच्चे भी नहीं आ पाए, तो क्या करते थे वो किसी दूसरे को उसके स्थान पे रख लेते थे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। लोगों को काम इस तरीके से मिलता था, कुछ परमानेंट थे और कुछ टर्मिनेटेड हुआ करते थे। ठीक है, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरीके से इसका आंसर देख लेंगे यहाँ पे कि हाउ डिड पीपल गेट वर्क कमेंट, यानी कि पीपल जो थे वो किस तरीके से उन्हें वर्क मिलता था, ये सब। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला है सामाजिक आंदोलन किन्हें कहते हैं और इनके क्या लक्षण हैं। तो देखो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, ये आंदोलन वे होते हैं जो कि एक समाज को आकार देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे आंदोलन जो समाज को आकार देते हैं, और ये अधिकतर 19वीं शताब्दी में शुरू हुए थे। ठीक है, कैसे आंदोलन थे, ये जाति व्यवस्था के विरोध में, भेदभाव के विरुद्ध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित है। अब सामाजिक आंदोलन के लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण में देखो सामाजिक आंदोलन जो है वो किसी जनहित के मामले में परिवर्तन के लिए होते हैं, यानी कि जनता से संबंधित जो उसके हित होते हैं उसके परिवर्तन के संबंध में। जैसे कि आदिवासियों का जंगल पर अधिकार होना चाहिए, विस्थापित जो लोग हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए, इस तरीके से। साथ ही साथ ये जितने भी आंदोलन होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए होते हैं, और ये आंदोलन लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता के स्वरूप माने जाते हैं। जब ये आंदोलन बनाए जाते हैं तो मतलब जो है आंदोलन किए जाते हैं तो बहुत सारे संगठन का निर्माण होता है, और संगठन का नेतृत्व कैसे होगा, उसकी संरचना कैसे होगी, ये भी देखे जाते हैं। सामाजिक आंदोलन के विरोध में प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई एक सामाजिक आंदोलन आंदोलन जो है वो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जन्म लिया, तो उसी के प्रतिरोध में एक दूसरा आंदोलन भी जन्म लेता था। जैसे कि मान लीजिए सती प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन चलाएगा, तो इसी के विरुद्ध में सती प्रथा के संबंध में सामाजिक आंदोलन चला। अब उसी सामाजिक आंदोलन के विरोध में एक आंदोलन और चला, कौन सा कि जो एक धर्म सभा थी वो बनाई गई। ठीक है, जिसने अंग्रेजों से सती प्रथा को खत्म करने के विरुद्ध कानून बनाने की मांग। ठीक है, आंदोलन जो थे वो विरोध के विभिन्न साधन विकसित करते थे, यानी कि आंदोलन जो थे वो विरोध के बहुत सारे ऐसे साधन विकसित करते थे जो कि विरोध के लिए काफी अहम होते थे। जैसे कि मोमबत्ती को जलाना या फिर मशाल जलाना, जुलूस निकालना, नुक्कड़ नाटक, गीत या फिर कुछ कहानियां या फिर भाषण, इस तरीके से। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन आंदोलन जो है वो हम कहते किसे हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, सोशल मूवमेंट्स एंड राइट देयर कैरेक्टर, यानी कि सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं
और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये समझाइए। तो सबसे पहले सोशल मूवमेंट्स क्या है ये समझा देंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल मूवमेंट्स की ये आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सबसे आखिरी प्रश्न आता है हमारा हिंदी में। प्रश्न है हमारा, अन्य देशों की तुलना में भारत जो है इसमें खनन दुर्घटना की दर बहुत अधिक है, यानी कि जो खनन कार्य होते हैं उसमें दुर्घटना अधिक होती है। तो क्यों होती है भाई ये समझाना है हमें। ठीक है, तो इसके परिणाम की चर्चा करते हुए एक अधिनियम के बारे में समझाएं, यानी कि इसके क्या क्या परिणाम होते थे दुर्घटनाओं के, और इसे रोकने के लिए क्या कोई अधिनियम बनाया गया था, इसको समझाना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट कि भूमिगत खदानों में श्रमिकों को बाढ़ की वजह से, आग की वजह से, छतों और पक्षों के पतन, गैसों, वेंटिलेशन विफलताओं के कारण बहुत खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। यानी कि देखो बहुत सारे पॉइंट आपके एक ही जगह पे कंप्लीट हो गए। कैसे? ये भूमिगत जो खदानें होती थी उसमें कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी आग लग जाती थी, कभी छत टूट जाती थी, पक्ष जो थे मतलब छत जो थी वो दीवार जो थी वो टूट जाती थी, लोग उसी में दब जाते थे, भूस्खलन हो जाता था। ठीक है, और जो गैसें होती थी, वेंटिलेशन होती, गैसें जो थी वो उन्हें सही से नहीं मिल पाती थी, वेंटिलेशन नहीं मिल पाते थे सही से, तो इनकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटना या फिर उनकी मौतें भी होती थी। और साथ ही साथ कई श्रमिकों को श्वसन संबंधी समस्या भी होती थी, और साथ ही साथ श्वसन संबंधी जब समस्या है तो सिंपल सी बात है उन्हें तपेदिक, सिलिकोसिस जैसी बहुत सारी बीमारियां भी हो जाया करती थी। जमीनी खदानों में, जो खदानें जमीन के अंदर होती थी उसमें काम करने वाले लोग जो थे वो तेज धूप और बारिश दोनों में काम करते थे। सॉरी देखो यहाँ पे क्या है कि जमीन के ऊपर जो खदानें होती थी, ठीक है, अब उन खदानों में जो लोग काम किया करते थे, उद्योगों में जो काम करते थे वो तेज धूप में, बारिश में अत्यधिक काम करते थे, जिस जो कि उनके शरीर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता था। खदान में कभी विस्फोट हो जाता था या फिर गिरने वाली वस्तुएं जो थी वो उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चोटों का भी सामना करना पड़ता था, जो कि उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं सही नहीं था। अब ये तो हो गए कि दुर्घटनाओं के कारण जो परिणाम थे, यानी कि जो प्रभाव पड़े वो क्या क्या थे। अब रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया। तो अधिनियम बनाया गया था खान एक्ट अधिनियम, यानी कि खान अधिनियम 1952। इसमें कहा गया कि मजदूरों के जो विभिन्न कार्य हैं वो स्पष्ट किए गए, यानी कि कौन सा मजदूर क्या क्या कौन कौन से कार्य करेगा ये समझाएगा। कोयले की खानों में काम करने के स्पष्ट नियम समझा दिए गए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो ये बताया गया इस अधिनियम में कि भाई एक मजदूर का क्या काम होगा, साथ ही साथ कोयले की खान में काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके क्या क्या नियम होंगे। लेकिन इस नियमों का पालन ठेकेदारों के द्वारा नहीं किया गया। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है या फिर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे लाभ आदि की जिम्मेदारी से, यानी कि उसका लाभ या फिर उसे पैसे देने से ये मुकर जाते थे। इसके अतिरिक्त वे अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं निभाते थे, जैसे खनन का काम पूरा हो जाने पर वे खानों के गड्ढों को समतल नहीं करते थे, यानी कि सरकार से कहा कि खनन का काम पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ पे समतल मैदान बना देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, तो कौन कौन से परिणाम निकलते हैं और ये एक जो अधिनियम बनाया गया था उससे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आ जाता है यहाँ पे हमारा इंग्लिश में। द रेट ऑफ माइनिंग एक्सीडेंट्स इन द इंडिया इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस मेंशन एनी वन एक्ट। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसका वर्णन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इजीली तरीके से। तो इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, आप चाहे तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी दोबारा से कर सकते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक हमारे और भी आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।